सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपका 31 अक्टूबर 1920 को जो है लाला लाजपत राय द्वारा इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जो वो किया गया था। तो 31 अक्टूबर 1920 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी की जो स्थापना है ना ये आपके सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1936 में जो वो किया गया था। और ये जो आपका पार्टी था ना ये आपके किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है ये आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है गठित एक किसान आंदोलन था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा था। ओवरऑल जो है ये आपका पूछा गया था और ऑप्शन जो थे ना ये आपके 3 पेयर में जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो रहा था ना ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 11,320 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दूसरे स्थान पे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का रहा था। चंडीगढ़ का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 9,528 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और तीसरे स्थान पे जो आपका पुडुचेरी रहा था, चौथे स्थान पे आपका दमन और दीव रहा था, और पांचवें स्थान पे आपका लक्षद्वीप रहा था, और छठे स्थान पे जो है ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो आपके 3 पेयर में दिए गए थे, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, जिस भी पेयर में आपका ये दिया गया था ना तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो देखिए ओवरऑल में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका रहा था ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये मात्र आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दूसरे स्थान पे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप रहा था, और तीसरे स्थान पे जो ये आपका मिजोरम रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अप यहाँ पर आता है कि रेड एल्गी कैन रिप्रोड्यूस थ्रू यानी लाल जो शैवाल होते हैं ना ये किस प्रकार से जो वो प्रजनन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके रेड एल्गी यानी लाल शैवाल जो होते हैं ना ये आपके कई माध्यम से जो वो प्रजनन कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक माध्यम से जो ये प्रजनन कर सकते हैं। इसके अलावा असेक्सुअल यानी अलैंगिक माध्यम से भी जो वो प्रजनन कर सकते हैं। और थर्ड आपका सेक्सुअल यानी लैंगिक माध्यम से भी जो है ये आपके लाल शैवाल जो है वो प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि जो आपके रेड एल्गी होते हैं ना ये आपके वानस्पतिक रूप से जो है किस प्रकार के माध्यम से जो वो प्रजनन करते हैं। तो देखिए अगर वेजिटेटिवली की बात कर ले तो ये जो आपका विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से जो है ये अपना प्रजनन जो वो करते हैं। तो वेजिटेटिवली आपका पूछा गया था, तो फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे एसेक्सुअली के बारे में पूछा जाए तो देखिए एसेक्सुअली यानी अलैंगिक रूप से जो है ये आपके नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स यानी गैर गतिशील बीजाणुओं के माध्यम से जो ये प्रजनन करते हैं। वहीं अगर सेक्सुअल की बात कर ले तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रेड एल्गी है ना ये आपके ओगेमस जिसे हिंदी में जो आपका क्या तो युग्मों के माध्यम से जो है ये आपके प्रजनन जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना ये किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना ये रिपन को माना जाता है। और रिपन को ही क्यों माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन का जो है एक प्रस्ताव पारित किया था जिसने 1882 में जो है भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को जो वो निर्धारित किया था। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना ये रिपन को माना जाता है। तो रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। तो देखिए रजिया सुल्तान की बात कर ले तो ये जो आपका 1236 ईस्वी में जो ये गद्दी पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा था ना ये आपका 1236 से लेकर जो है 1240 तक रहा था। तो 1236 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है असम में मकर संक्रांति के दिन जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए असम में मकर संक्रांति के दौरान जो है ये आपका माघ बिहू जो है वो मनाया जाता है। और माघ बिहू को ही जो है ये आपका
भोगाली बिहू के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असम में आपके 3 प्रकार के बिहू जो है वो मनाए जाते हैं। पहला तो ये आपका मकर संक्रांति के दिन जो है ये आपका माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू जो है ये आपका जनवरी महीने में जो है वो मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात कर ले माघ बिहू के बारे में, तो देखिए ये जो आपका माघ बिहू है ना, एक आपका एक फसल उत्सव है और इसे बड़े उत्साह और दावत के साथ जो है इस त्योहार को जो है वो मनाया जाता है। दूसरा जो बिहू है ना, जो आपका काती बिहू है, जिसे आपका कोंगाली बिहू या फिर कंगाली बिहू के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका बुआई के मौसम के दौरान मनाया जाता है और अच्छी फसल की प्रार्थना का त्यौहार जो है इस यानी अच्छी फसल के लिए जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका काटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू है ना, ये आपका अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। और तीसरे बिहू की बात कर ले तो ये आपका बोहाग बिहू है, जिसे आपका रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। और ये जो आपके असमिया नववर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार को जो है आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू है ना, ये आपके अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ना, ये किससे दिया गया था। तो देखिए 2022 का विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये आपके रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जो वो दिया गया था। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो वो तो हो गया आपका 2022 का। अगर 2024 का आपसे पूछ ले तो देखिए 2024 में विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर है ना, ये 5 खिलाड़ियों को जो वो दिया गया है। और वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो पहले आपका ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को जो वो दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर महिलाओं में बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डन को जो ये आपका पुरस्कार 2024 में दिया गया है। 2024 में ही जो है आपके इंग्लैंड के बैट्समैन हैरी ब्रूक को भी जो ये आपका अवार्ड दिया गया है। और इंग्लैंड के ही बॉलर मार्क वुड को जो है 2024 में विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये 5 खिलाड़ियों को जो है 2024 का विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था कि आर्य समाज की स्थापना, यहाँ पे समाज कर लीजिएगा, आर्य समाज के संस्थापक जो ये कौन थे। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो है बंबई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था ना, ये आपका मूल शंकर था। और इनके गुरु का जो नाम था ना, ये आपके स्वामी विरजानंद था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज होस्ट फ्रेश वाटर इन देम, यानी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जो है मीठा पानी जो है वो पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके मीठा पानी होता है ना, ये बहुत सारे जल निकायों में जो है वो पाया जाता है। जैसे अगर बात कर ले तो देखिए ग्लेशियर्स, यानी आपके जो है ग्लेशियर में जो ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा आइस बग्स, यानी आपका हिमखंड में जो वो पाया जाता है। पॉन्ड्स, यानी तालाब में भी जो आपका मीठा पानी पाया जाता है। लेक्स, यानी झील में भी जो आपका मीठा पानी पाया जाता है। इसके अलावा रिवर्स, यानी नदियों में भी जो है पाया जाता है। स्ट्रीम्स, यानी धाराओं में भी जो है वो पाया जाता है। और ग्राउंड वाटर, यानी भूजल में भी जो है ये आपके मीठा पानी जो वो पाया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि यदि आपने अपने कॉलेज में 2 लोगों को एक समोसा विक्रेता की पिटाई करते हुए देखते हैं क्योंकि उसने जो है उनकी धार्मिक भावनाओं को जो वो आहत करने के लिए कुछ कहा है, तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है आप पर लागू होता है। तो देखिए इसमें जो आपका अनुच्छेद 51A का जो है क्लोज ई जो है ये आपका लागू होता है। और अनुच्छेद 51A के क्लोज ई में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या फिर सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर जो है सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को जो वो बढ़ावा देना है। और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को जो वो त्याग करना है। ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज ई में जो वो कहा गया है, तो यही अनुच्छेद जो आपका वो लागू होगा। तो ये ऑप्शन में आपका दिया गया होगा समान भाईचारे की भावना जो वो दिया गया होगा। तो ये ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके लगातार जो 11 मौलिक कर्तव्य से जो वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य का मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जो वो पढ़ सकते हैं। या फिर मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके जो है पूरा 11 मौलिक कर्तव्य को अच्छे से जो वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच कंट्री विल होस्ट द 2031 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी 2031 का जो आपका ओडीआई क्रिकेट विश्व कप होगा ना, ये किस देश के द्वारा जो वो आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2031 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जो है ये आपका संयुक्त रूप से इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो है वो आपका आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया और बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य आईसीसी इवेंट की बात कर ले तो देखिए 2024 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज देश के संयुक्त
रूप से जो आयोजित किया गया था और इसका जो विजेता रहा था वो आपका भारत देश रहा था। 2025 का आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी पूछा जाए तो ये आपका पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 2026 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाए तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा संयुक्त रूप से। 2027 का आईसीसी मेंस 50 ओवर यानी ओडीआई विश्व कप जो है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा तो ये आपका संयुक्त रूप से जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया देश में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा। 2028 का जो आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया जाएगा। 2029 का आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। और 2030 का जो आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप है ना ये आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड देश में जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है ना ये आपके अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को जो वो माना जाता है। तो महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो ये आपका अनुच्छेद 76 है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चों ने बताया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा गया था तो महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये बताया कि राज्य का जो है आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा गया था। तो देखिए राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना ये राज्य का महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल होता है। तो देखिए अगर राज्य का पूछा गया था सर्वोच्च विधि अधिकारी तो एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो वो बताता है। तो देखिए आपका जो अनुच्छेद 54 है ना ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो वो बताता है। तो आर्टिकल 54 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना ये किस प्रकार से होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना एक आपका निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो वो किया जाता है। और इसमें आपके कौन कौन से सदस्य जो वो शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें आपके जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों का कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो वो शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यों के जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना ये भी जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जो वो शामिल होते हैं। आप ये मत लगा दीजिएगा कि विधान परिषद के जो आपके सदस्य होते हैं वो आपके शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है, विधानसभा के जो भी आपके मनोनीत या फिर निर्वाचित सदस्य होते हैं ये आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वो शामिल नहीं होते। शामिल कौन कौन होते हैं तो ये आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य जो वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। जिसमें अनुच्छेद 52 में आपका कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपका जो है अनुच्छेद 52 में जो वो आपका बताया गया है संघ की कार्यकारी शक्ति ये आपका राष्ट्रपति में निहित होगा। ये आपका अनुच्छेद 53 में जो वो बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद आपका 54 है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 55 में जो है ये बात जो वो कहा गया है। अनुच्छेद 56 की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का वर्णन जो है ना ये आपका अनुच्छेद 56 में किया गया है। पुनः निर्वाचन की पात्रता ये जो आपका अनुच्छेद 57 में कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता जो निर्धारित की गई है ना ये आपका अनुच्छेद 58 के तहत जो वो किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें जो निर्धारित की गई है ये आपका अनुच्छेद 59 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर अभिवचन का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 61 में जो वो बताया गया है। अनुच्छेद 62 में जो है ये आपके राष्ट्रपति पद की रिक्तियां भरने के लिए जो है चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए जो है निर्वाचित व्यक्तियों के पद का कार्यकाल जो है वो निर्धारित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वेयर इज ताडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड यानी ये जो आपका ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बाइसिकल किक ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका बाइसिकल किक जो टर्म है ना ये आपका फुटबॉल खेल से जो वो संबंधित है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने जो वो हराया था। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपका पल्लव वंश से जो वो संबंधित था। तो पल्लव वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका पुल्लुर की जो लड़ाई लड़ी गई थी ना जो कि आपका 618 से 19 में आपका लड़ा गया था। और ये जो आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच जो वो लड़ा गया था जो कि आपका पुल्लुर या फिर पोलियर शहर में जो वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो आपके महेंद्र वर्मन जो वो हार गए थे और पुलकेशिन द्वितीय जो वो आपके विजयी रहे थे। और एग्जाम में अगर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जाए कि ये आपके किस राजवंश से संबंधित थे तो ये आपके चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अमजद अली खान को 2001 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए अमजद अली खान को 2001 में जो है ये आपका पद्म विभूषण मिला था, तो पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अमजद अली खान ये जो आपके किस वाद्यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके सरोद वाद्यंत्र से संबंधित है और इन्हें जो आपका 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उन्हें जो है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में मिला था। इसके अलावा अगर अमजद अली खान की बात कर ले तो इन्हें 1989 में तानसेन सम्मान से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। 1991 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि महानदी डेल्टा पर कौन सा आपका जो है नेशनल वाटरवे है। तो देखिए महानदी डेल्टा पर जो है ये आपका नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, तो नेशनल वाटरवे 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जो आपका ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर ले, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना, ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है और ये जो आपका गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेशनल वाटरवे 2 की बात कर ले तो ये जो आपका सदिया से धुबरी तक स्थित है और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवे 3 की बात कर ले तो ये जो आपका कोल्लम से कोट्टापुरम तक स्थित है और ये जो आपका पश्चिमी तट नहर और चंपारण नहर पर जो वो आपका स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात कर ले तो ये जो आपका काकीनाडा से जो है पुडुचेरी तक स्थित है और ये जो आपका बकिंगम नहर पर जो वो स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि दूध से दही जमना ये जो आपका किस प्रकार का जो वो परिवर्तन है। तो देखिए दूध से दही जमना ये जो आपका केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन है, तो केमिकल रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बीट रूट इज पिंकिश रेड इन कलर विच इज ड्यू टू, यानी जो चुकंदर का जो रंग है ना ये आपका गुलाबी या फिर लाल जो है ये किसके कारण होता है। तो देखिए बीट रूट यानी चुकंदर का जो आपका गुलाबी या फिर लाल जो रंग होता है ना, ये आपके बेटानीन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी बेटानीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।